नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र की। उत्तराखंड का नदी तंत्र जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमारे अनेक तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले जो तरीका है वह है इसमें स्थित परियोजनाएं पूछी जाती हैं। दूसरा तरीका है इसकी जो नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है और इनका मिलन स्थान पूछा जाता है, इनका उद्गम स्थान पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल यहाँ से बन जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं में संभवतः है 1 से 2 नंबर यहाँ से आने की संभावना है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से जो है हमारे 1 या 2 नंबर पक्के हो जाए और हम परीक्षा में किसी भी तरीके से कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में आगे को। तो उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है वह 3 भागों में बटा है। बेसिकली जो मुख्य नदी तंत्र है 3 भाग है। सबसे जो पूर्वी भाग है वह है हमारा काली तंत्र। फिर उसके बाद मध्य में बहते हैं उत्तराखंड में 2 संयुक्त जलधाराएं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों जलधाराएं संयुक्त रूप से देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में यहाँ से एरिया क्या कहलाती हैं, गंगा। ठीक है, गंगा उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत की सबसे प्रमुख नदी है। फिर जो पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में स्थित उत्तरकाशी से ये उद्गमित होती है और देहरादून और हिमाचल की सीमा में बहते हुए ये राज्य से बाहर हो जाती है। तो सबसे पश्चिमी जो ढाल पे स्थित है वह है हमारा यमुना टॉन्स तंत्र। ठीक है, फिर है राज्य की जो नदी प्रणाली है वह हिमालयी और मौसमी नदियां हैं। देखिए हिमालयी नदियां, तो हिमालय क्या है, उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है। जैसे हमारा ये क्या है, उत्तराखंड का मैप है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे क्या स्थित है, हिमालय। तो अधिकतर नदियाँ क्या है, इसी हिमालय में स्थित ग्लेशियरों से क्या होती हैं, उद्गमित होती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हिमालयी नदियाँ। और मौसमी नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी नदियाँ ऐसी नदियाँ जो मौसम के कारण उद्गमित होती हैं। जैसे बरसात में मानसून के समय जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनको क्या कहते हैं, मौसमी नदियाँ। ठीक है, मानसून में इनका पानी लबालब भरा रहता है और अन्य समय गर्मी के समय या सूखे के समय ये मौसमी नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, पर हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं, हमेशा लगातार बनी रहती हैं, क्योंकि इनका जो जल है वह किससे होता है, ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर होते क्या हैं, ग्लेशियर बर्फ़ के क्या हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ से लगातार बर्फ़ से पानी पिघलता रहता है और बर्फ़ पिघलती रहती है और उससे निकलने वाले पानी से वो क्या हो जाता है, एक संयुक्त जलधारा के रूप में बहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा हिमालय को भारत का वाटर टैंक कहा जाता है। क्योंकि वाटर टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय में क्या है, ग्लेशियरों का भंडार है और ये ग्लेशियर एक टैंक की तरह है। यहाँ से लगातार पानी पूरे भारत को क्या है, मिलता रहता है। ठीक है, मुख्यतः बात करें तो उत्तर भारत क्या है, इसी टैंक की वजह से सिंचाई भी कर रहा है और इसी टैंक की वजह से पानी पी भी रहा है। तो हिमालय को भारत का क्या कहा जाता है, वाटर टैंक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ भी रखा है ये। ठीक है, फिर देखिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में अभी समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। फिर इसको हम एक एक नदी तंत्र क्या करेंगे, पूरब से चलते हुए इन नदी तंत्रों को अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी सहायक नदियाँ देखेंगे और इनके मिलन स्थान देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए जो उत्तराखंड है इसके सबसे पूर्व में जो नदी बहती है वह है हमारी काली नदी। ठीक है, काली के इधर पे स्थित है नेपाल। ठीक, सॉरी नेपाल है। तो काली नदी क्या करती है, उत्तराखंड और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए बहती है, जो कि उधम सिंह नगर से नेपाल में चली जाती है और उसके बाद पुनः उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश के बाद यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो काली का जो उद्गम है यह होता है जैक्सर श्रेणी के काला पानी नामक स्थान से। ठीक है, काला पानी नामक स्थान से काली का उद्गम होता है और टनकपुर से यह क्या कहलाती है, शारदा कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके मुख्य पॉइंट है। इसके बाद जो हमारी अगली नदी तंत्र है वह है पहला, जो इसमें 2 संयुक्त धारा से मिलती है, पहली भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। इन दोनों का जो संगम होता है देवप्रयाग में होता है और देवप्रयाग के बाद ये क्या कहलाता है, गंगा। और गंगा हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में चली जाती है। फिर है अगला जो तीसरा नदी तंत्र है वह है यमुना तंत्र। उत्तरकाशी से उद्गमित होती है और देहरादून में की सीमा में बहते हुए ये क्या बाहर हो जाती है राज्य से। तो मुख्यतः हमारे कितने 3 नदी तंत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम इसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में पढ़ेंगे।
ठीक है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में इन नदियों को एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो जो आज का पहला जो नदी तंत्र है वह है काली नदी तंत्र। तो काली नदी तंत्र के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी अन्य चीज़ें। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, काला पानी क्या है, जैक्सर श्रेणी। देखिए, जो उत्तराखंड है उसकी तिब्बत पर जैक्सन श्रेणी का क्या है, विस्तार है ऐसे। ठीक है, तो जैक्सन श्रेणी के ही काला पानी नामक स्थान से इस काली का उद्गम होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है काली का उद्गम कहाँ से होता है, तो काला पानी नामक स्थान से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। जैक्सर श्रेणी में ये क्या है, स्थित है। और इसी के पास ही क्या है, स्थित है व्यास ऋषि आश्रम। और यह अगर जनपद की बात करें तो कौन सी जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद से इसका उद्गम होता है। फिर पिथौरागढ़ जनपद में ही बहते हुए जो इसकी पहली सहायक नदी है, तो बहुत बार पूछा जाता है कि काली की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो काली की पहली जो सहायक नदी है वह है कुठियांगटी। ठीक है, तो कुठियांगटी जैक्सन श्रेणी के ही पश्चिमी ढाल से बहती है। ठीक है, जैक्सन श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलते हुए तवाघाट नामक स्थान पर क्या हो जाती है, काली में मिल जाती है। तो ये क्या है, पहली सहायक नदी है कुठियांगटी। फिर कुठियांगटी की भी सहायक नदियां हैं, इसमें है हमारा सुंगचुमना, निरकुट और दुमका। बहुत बार जो सहायक नदी होती है उनकी भी सहायक नदी पूछ दी जाती है। तो पहली कौन सी है हमारी, सुंगचुमना, किसकी, कुठियांगटी की। फिर है निरकुट और दुमका, ये क्या है, कुठियांगटी की सहायक नदी है और ये संयुक्त जलधारा के रूप में बहते हुए तवाघाट नामक स्थान पर किस में मिल जाती है, काली से। इधर से क्या आ रही हमारी, काली। ठीक है, फिर इसके बाद यह जलधारा आगे बहती है और आगे में इसकी जो दूसरी सहायक नदी है काली की, वह इसमें मिलती है। ठीक है, तो दूसरी जो सहायक नदी है वह निकलती है गोवनखा हिमनद से। यह पिथौरागढ़ के ही उत्तरी ढाल से, ठीक है, उत्तर में स्थित गोवनखा हिमनद से निकलती है और इसको कहते हैं हम पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा बहते हुए खेला नामक स्थान पर, जो कि धारचूला में स्थित है, धारचूला जनपद में पिथौरागढ़ के। ठीक है, और ये जो खेला नामक स्थान है स्थलापंत के निकट है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो खेला नामक स्थान पर इसमें कौन सी नदी मिलती है, पूर्वी धौली गंगा मिलती है। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो नंदारम, लिस्सर। ठीक है, लिस्सर बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, सेलायांगटी, ये क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और इसी में खेला से कुछ स्थान पूर्व ही कौन सी परियोजना स्थित है, धौली गंगा परियोजना स्थित है। फिर इसके बाद धारचूला के बाद ये निकलती है, तो धारचूला के बाद पिथौरागढ़ में ही जौलजेबी नामक स्थान पर, जहाँ पे हमारा एक प्रसिद्ध व्यापारिक मेला भी लगता है। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक मेला लगता है जौलजेबी पे। तो इधर ही पे मिलती है मिलम ग्लेशियर से आने वाली गोरी गंगा। ठीक है, गोरी गंगा जो है मिलम ग्लेशियर से और मुल्ला जोहार नामक स्थान पर ये क्या है, मिलम ग्लेशियर स्थित है। और रालम नदी, इन दोनों की संयुक्त जलधारा क्या है, हमारी गोरी गंगा कहलाती है। ठीक है, और ये इन दोनों की संयुक्त जलधारा जौलजेबी नामक स्थान पे काली से मिलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदी है रमलगाड़, जिम्बा गधेरा और गोनखागाड़, ये क्या है, गोरी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसमें जो सुनकल्पा है यह किससे निकलती है, रालम ग्लेशियर से निकलती है। सुनकल्पा या रालम नदी कहते हैं इसे। ठीक है, सुनकल्पा का ही अन्य जो नाम है वह है रालम नदी। तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। और जो ये स्थान है यह कौन सा है, मिलम ग्लेशियर का मुल्ला जोहार कहा जाता है, इसको पिथौरागढ़ में ही स्थित है। फिर जौलजेबी के बाद यह काली संयुक्त जलधारा के रूप में आगे बहती है और आगे यह क्या हो जाती है, चंपावत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो चंपावत में प्रवेश करने से पूर्व, चंपावत में प्रवेश करने के बाद इसमें जो मिलती है वह मिलती है सबसे पहले बागेश्वर से आती है हमारी, जो कि मिलती है पंचेश्वर नामक स्थान पे काली से। ठीक है, और ये नदी कौन सी है, सरयू नदी। ठीक है, सरयू क्या है, बागेश्वर से निकलती है और सरयू
में ही जो बागेश्वर के बहुत सारे पीठ हैं, बैजनाथ मंदिर, जो अन्य यहाँ के पवित्र स्थल हैं, वह सब इसी के किनारे हैं। तो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है कुमाऊँ की। ठीक है, कुमाऊँ की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू ही है। सरयू में सबसे पहली जो सहायक नदी है सरयू की, वह है गोमती। यह बागेश्वर में ही इससे मिल जाती है। और गोमती का जो उद्गम है डोबरा श्रेणी से होता है, गोमती का। फिर है जो, और डोबरा श्रेणी कहाँ स्थित है? यह है बागेश्वर और चमोली के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, बागेश्वर और चमोली के बॉर्डर पर डोबरा श्रेणी है, वहीं से गोमती का उद्गम होता है। और जो सरयू नदी है इसका उद्गम होता है सरमूल पहाड़ी से। बागेश्वर की ही सरमूल पहाड़ी से सरयू नदी का उद्गम होता है और बागेश्वर में बहते हुए बागेश्वर में ही गोमती और सरयू का संगम होता है। फिर उसके बाद सरयू संयुक्त रूप में बहती है। और जहाँ पे काकड़ी घाट नामक स्थान पे, ठीक है, काकड़ी घाट नामक स्थान पे अल्मोड़ा से आने वाली हमारी पनार नदी क्या मिल जाती है? काकड़ी घाट पे सरयू से मिल जाती है। फिर ये संयुक्त रूप से बहते हुए चंपावत में रामेश्वर नामक स्थान पे, ये कहाँ पे स्थित है? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में रामेश्वर नामक स्थान पे यह मिल जाती है। और रामेश्वर में जो पहली जो सही धारा है वह है सरयू, और इसके ही पूर्व से आने वाली जो नदी है वह है हमारी पूर्वी रामगंगा। यह कौन सी नदी है? पूर्वी राम गंगा नदी। ठीक है, सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है रामेश्वर। ठीक है, और ये जो पूर्वी रामगंगा है यह कहाँ से निकलती है? पोंटिंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। फिर यहाँ पे इनके मिलन के बाद ही सरयू संयुक्त रूप से बहती है और चंपावत के ही पंचेश्वर नामक स्थान पे, जहाँ पे हमारा अभी पंचेश्वर उत्तराखंड का सबसे बड़ा पंचेश्वर जो डैम है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे प्रस्तावित है। प्रस्तावित जो पंचेश्वर डैम है यहीं पे ये क्या मिल जाती है? काली से मिल जाती है पंचेश्वर में। ठीक है, और पंचेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो जो इधर से है हमारे यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? चंपावत। ठीक है, रामेश्वर से ही जो चंपावत है, रामेश्वर के थोड़ा ऊपर ही बढ़ते ही पिथौरागढ़ आ जाता है। और रामेश्वर के नीचे को क्या है? हमारा चंपावत है। ठीक है, और रामेश्वर के ही अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम से ही किसकी सीमा लग जाती है? थोड़ा बहुत, मतलब 3-4 किलोमीटर का फर्क होगा काकड़ी घाट और रामेश्वर में। तो काकड़ी घाट से थोड़ा ही पूर्व पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पड़ जाता है अल्मोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जनपदों का क्या है? एक संयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद जो काली है यह संयुक्त रूप से बहती है। और इसमें जो उत्तराखंड है इसकी अंतिम सहायक नदी कौन सी है? उत्तराखंड से आने वाली लधिया नदी। ठीक है, जो कि चंपावत के चूका नामक स्थान पर क्या होती है? काली से मिलती है। और यह चंपावत के ही देवीधुरा, जहाँ पे पाषाण युद्ध होता है, वहाँ से उसके पश्चिम में स्थित अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल के मिलन बिंदु पर गजार नामक स्थान है, वहाँ से लधिया नदी का उद्गम होता है। और यह चंपावत के ही चूका नामक स्थान पर क्या हो जाती है? काली से मिल जाती है। यह उत्तराखंड में काली से मिलने वाली इसकी क्या है? अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, यह क्या है? अंतिम सहायक नदी है। जिसके बाद यह चंपावत के ही टनकपुर में पहुंच जाती है। और टनकपुर में ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी या टनकपुर के बाद ही इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? शारदा नदी। और इसी में 1928 में निर्मित क्या है? टनकपुर परियोजना स्थित है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ही एक और परियोजना बनाई गई है लोहिया हेड करके। ठीक है, फिर इसके बाद यह उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है। ठीक है, लोहिया हेड हमारा टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में स्थित है। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर के बाद ये नेपाल में चली जाती है। और नेपाल में बहते हुए ये फिर कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये क्या है हमारा आज का नदी तंत्र। ठीक है, जो इसके अन्य पॉइंट रह गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो काली नदी को देखिए मैंने बताया था कि ब्रह्मदेव मंडी तक इसको काली कहा जाता है, और उसके बाद इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। और शारदा के नाम से ही ये क्या चली जाती है? नेपाल में चली जाती है। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रमुख ग्रंथ है या पुराण है स्कंद पुराण, इसके मानस खंड में इसके 2 खंड हैं, इस केदार खंड और मानस खंड।
तो इसके मानस खंड में इसे श्यामा नदी कहा गया है। ठीक है, श्यामा मतलब क्या होता है, काली नदी। तो श्यामा नदी कहा है और इसका जल जो है अपवित्र बताया है। ठीक है, और इसका जल जो भी है देवी देवताओं को नहीं चढ़ता। ठीक है, बहुत बार इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है कि कुमाऊं की सबसे अपवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं की सबसे अपवित्र नदी कौन सी है, श्यामा नदी। और किसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सवाल पूछ लेगा कि निम्न में से किस नदी का जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। देखिए, कुमाऊं की है श्यामा नदी और इसी के साथ साथ ही गढ़वाल की भी एक नदी है, नंदाकिनी नदी। ठीक है, गढ़वाल की नदी कौन सी है, नंदाकिनी। ठीक, तो ये दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की अपवित्र नदी हमारी काली और गढ़वाल की नंदाकिनी, और इन दोनों को ही अपवित्र माना गया है, नंदाकिनी। ठीक है, और इन दोनों का ही जल क्या है, देवताओं को नहीं चढ़ता है। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की दोनों की अलग अलग है, दोनों को अलग अलग आप लोग याद कीजिएगा। फिर है काला पानी से टनकपुर की जो कुल लंबाई है, टनकपुर तक इसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है और यह इसके साथ ही ये क्या हो जाती है, राज्य की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही मुख्यतः है, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बार सवाल आता भी है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, काली। ठीक है, और टोटल इसकी डिस्टेंस है काला पानी से टनकपुर तक, जब तक ये क्या है, नेपाल में नहीं चली जाती, तो 252 किलोमीटर ये इसका प्रवाह है। ठीक है, और सबसे जो ज़्यादा अधिक जलराशि देती है काली को, वह देती है सरयू। ठीक है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी सरयू को ही माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है लधिया की प्रमुख सहायक नदी कोयराला है। तो लधिया जो मैंने बताया था अंतिम सहायक नदी गजार से उद्गमित होती है और चूका में मिलती है, उसकी सहायक नदी है एक कोयराला। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की परीक्षाओं में सवाल बन रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है अगला, भारत नेपाल के बीच जो 1996 में पंचेश्वर बांध से संबंधित संधि हुई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पंचेश्वर जो डैम है चंपावत में प्रस्तावित है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ही नहीं भारत का भी सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। और इसके बीच जो नेपाल और भारत की संधि हुई थी वह 1996 में हुई थी। तो काली की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, मैंने बताया था अभी, लधिया नदी है। ठीक है, तो ये क्या है, आज की क्लास है जिसमें हमने पढ़ा काली तंत्र। इसके बाद हम जो दूसरा तंत्र है, मुख्य तंत्र, गंगा तंत्र, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।